Hey guys, welcome to my channel and you are watching Physio Sinha. Today we will learn about assisted exercise and assisted exercise. तो फर्स्ट हम बात करेंगे असिस्टेड एक्सरसाइज की। तो असिस्टेड एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज है जिनको परफॉर्म करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है या फिर हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है ताकि एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए। तो आइए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं असिस्टेड एक्सरसाइज के बारे में। तो जब मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए जब मसल का फोर्स इनसफिशिएंट हो जाता है तब हम असिस्टिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं ताकि मूवमेंट हमारा एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट हो पाए। मसल के पास स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस होता है बट वो इतना इनफ नहीं हो पाता है कि मसल कोई एक्टिविटी को खुद कर सके या फिर कंट्रोल कर सके। तो इस कंडीशन में हम असिस्टिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो असिस्टिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए कि कोई भी मस्कुलर एक्टिविटी कंप्लीट हो पाए, यानी कि हम फोर्स ज़्यादा भी नहीं लगाएंगे और इतना कम भी नहीं लगाएंगे कि कोई एक्टिविटी पूरी कंप्लीट ही ना हो पाए। जब हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम उसमें सिर्फ असिस्टिंग फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। यदि हम सिर्फ असिस्टिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो हमारा मूवमेंट एक्टिव मूवमेंट ना होकर पैसिव मूवमेंट में चेंज हो जाएगा। तो गाइज मैंने एक्टिव मूवमेंट पर भी एक वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमारे मसल के एक्शन के डायरेक्शन में ही होगा और हम जैसे जैसे मसल का पावर इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो मसल में अपने आप पावर आने लगेगा, मसल अपना पावर रीगेन करने लगेगी, तो हम वैसे ही असिस्टेड फोर्स का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो गाइज ये तो हमने देखा असिस्टेड फोर्स का कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइजेस की। तो इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं रेंज की। तो असिस्टिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड को हम मूवमेंट रेट्स के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, यानी हम जैसा जैसा मूवमेंट का रेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम असिस्टिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड को कभी घटाएंगे कभी बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कब घटाना है हमें फोर्स को, कब बढ़ाना है। तो जनरली एक्सरसाइज के टाइम में देखा गया है कि एक्सरसाइज के बिगिनिंग में और एंड में जो मूवमेंट का रेंज होता है वो कम होता है और मिडिल ऑफ एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज कराते कि मिडिल पीरियड में एक्सरसाइज का रेंज होता है वो ज़्यादा होता है। तो इसी अकॉर्डिंग हम असिस्टिंग फोर्स भी अप्लाई करेंगे। तो हम असिस्टिंग फोर्स शुरू और लास्ट में ज़्यादा अप्लाई करेंगे और मिडिल में कम। तो हम नेक्स्ट आता है हमारा कमांड। तो इसमें हम पेशेंट को कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे कि उसके मूवमेंट इफ़ेक्टिव हो पाए, यानी हमें पेशेंट को अपने इंस्ट्रक्शन के थ्रू समझाना है कि कौन से मूवमेंट को किस तरह से परफॉर्म करनी है। कमांड से पेशेंट का मार्गदर्शन होता है और मूवमेंट की प्रैक्टिस को पेशेंट को कैसे करनी है ये भी पेशेंट को समझ में आता है। तो थेरेपिस्ट का पेशेंट को कमांड भी बहुत मैटर करता है। तो हमारा एंड लास्ट है प्रिंसिपल कंसंट्रेशन। तो असिस्टेड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट का कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है और इस बात के लिए थेरेपिस्ट को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके पेशेंट का कंसंट्रेशन एक्सरसाइज करते वक्त सिर्फ उसके मूवमेंट पर ही हो। अदरवाइज जो मूवमेंट का नेचर है, यानी जो हमारे एक्सरसाइज का बेसिक नेचर है वो चेंज हो जाएगा। हमारे एक्सरसाइज जो है वो एक्टिव नेचर का है तो वो एक्टिव ना होकर पैसिव में चेंज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइजेस की। तो आइए हम कुछ देखेंगे क्या क्या टेक्निक्स हैं हमारे असिस्टेड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। तो फर्स्ट है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर स्टार्टिंग पोजीशन सेलेक्ट करते हैं पेशेंट के लिए और उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस स्टार्टिंग पोजीशन में पेशेंट की जो पोस्चरल एफिशिएंसी हो वो मैक्सिमम हो और पेशेंट का कंसंट्रेशन एक्सरसाइज पर हो। इस बात का भी हम बहुत ध्यान रखेंगे। पेशेंट हमारा रिलैक्स्ड हो, उसको उसकी किसी बॉडी पार्ट में कोई ज़्यादा खिंचाव ना हो, टेंशन ना हो, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे और पेशेंट को हम रिलैक्स करेंगे ताकि पेशेंट को एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारा नेक्स्ट है पैटर्न ऑफ मूवमेंट, यानी हमारे मूवमेंट का कैसा पैटर्न होगा, इसको हमें पेशेंट को कैसे करना है हमारे। तो मूवमेंट को हमें कैसे परफॉर्म करना है ये पहले हमें पेशेंट को अच्छे से समझाना होगा और मूवमेंट को कैसे करना है ये पेशेंट को अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए थेरेपिस्ट को
पेशेंट के अपोजिट लिम्ब पर पहले, यानी कि अगर पेशेंट के बाएं हाथ में कोई प्रॉब्लम है, यानी बाएं हाथ में पेशेंट को एक्सरसाइज कराना है, तो हम थेरेपिस्ट को पेशेंट के दाएं हाथ में वो एक्सरसाइज को परफॉर्म करके पहले हमारे पेशेंट को सिखाना होगा कि उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ताकि पेशेंट हमारा उस मूवमेंट को सही से करना सीख जाए, तो ताकि पेशेंट मूवमेंट करेक्ट परफॉर्म करे और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो मूवमेंट को परफॉर्म करने में, और वो कोई गलती ना करे, इसलिए हम ऐसा करते हैं। हमारा नेक्स्ट आता है फिक्सेशन। तो इसमें हमारे जो प्राइम मूवर्स बोन है उनको हम सफिशिएंटली फिक्सेट कर देते हैं, यानी हम प्राइम मूवर्स जो बोन है उनका हम फिक्सेशन करते हैं, और ऐसा फिक्सेशन करने से ये हमारे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, यानी हमारे ये मसल फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, हमारे मूवमेंट को और एफिशिएंट बनाएगा। अगर कंडीशन जैसी भी हो उस हिसाब से, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम पेशेंट का फिक्सेशन या तो एक्टिव करते हैं या पैसिव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है सपोर्ट, कि हम किस बॉडी पार्ट पे और कब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं। जिस बॉडी पार्ट में हमें मूवमेंट करना है उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम हाथ का यूज़ कर सकते हैं, सस्पेंशन का यूज़ कर सकते हैं, स्लिंग का यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो बात है कि हम सपोर्ट प्रोवाइड क्यों करते हैं, ताकि हम सपोर्ट इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारी मसल्स वीक हैं उन पे ज़्यादा लोड ना हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे एंटागोनिस्टिक मसल की। तो एंटागोनिस्टिक मसल यानी एंटा यानी अपोजिट, ऐसे नाम से समझ में आ जा रहा है। तो एंटागोनिस्टिक मसल वो मसल होती हैं जो कि अपोज करती हैं एक्शन ऑफ अनदर मसल। हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारा एक्शन हो रहा हो वो मसल के टेंशन को कम करे, हमारे मसल के टेंशन को रिड्यूस करे, और हम स्टार्टिंग पोजीशन भी ऐसा ही सेलेक्ट करते हैं कि हमारे मसल में मिनिमम टेंशन हो और हमारी मसल ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स में हो। और हमारा नेक्स्ट आता है ट्रैक्शन। तो पहले हम मसल को माइनर स्ट्रेच करेंगे, और स्ट्रेचिंग करने से हमारे मसल में स्ट्रेच रिफ्लेक्स अराइज होता है, और ये एक्ट करता है एक पावरफुल स्टिमुलस की तरह। और ये क्या करता है, ये पावरफुल स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है, और वो एज अ रिजल्ट हमारे मसल में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे असिस्टिंग फोर्स की। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो हमारा असिस्टिंग फोर्स के तरह काम करता है। हम फोर्स इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि मसल एक्शन इन्हांस हो जाए, और ताकि हमारी मसल और अच्छे से वर्क करने लगे। और जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसका डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में ही होना चाहिए, यानी हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे। और ये फोर्स कभी पेशेंट खुद लगाता है, कभी थेरेपिस्ट लगाता है, इस हिसाब से हम पेशेंट को असिस्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर ऑफ मूवमेंट की। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जो मूवमेंट है वो स्मूथ होना चाहिए, और स्पीड का भी हम और ड्यूरेशन का भी इसमें हम ध्यान रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्पीड कैसे रखते हैं। तो एक्सरसाइज कराते हैं हम स्पीड हम जनरली पहले स्लो रखते हैं, और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमारी कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व हो रही हैं, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, पेशेंट की मसल ज़्यादा वीक तो नहीं है, उस हिसाब से हम पेशेंट की स्पीड का एक्सरसाइज की स्पीड को ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। तो ये भी हम पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करती है कि हमें कितनी देर तक पेशेंट को एक्सरसाइज कराना है, और इफ़ेक्ट पे भी डिपेंड करता है, यानी कि पेशेंट को कितने इफ़ेक्ट की ज़रूरत है, उस हिसाब से हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं। अब हमारा आता है रिपीटिशन, यानी हमें पेशेंट को कितनी बार एक्सरसाइजेस करानी है, कितनी रिपीट करनी है, ये हम ध्यान रखेंगे। मूवमेंट को कितनी बार रिपीट करना है, और ये रिपीटिशन भी हमारा मसल के कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो जो हमारी मसल वीक हो चुकी हैं, हमारी मसल जो इंजर्ड हैं, जिनमें फटीग हो गया है, उनमें अगर हम बार बार मसल एक्सरसाइज करा देंगे तो वो मसल और वीक हो जाएंगी और उनकी कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमारी मसल की कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट।
तो एक्सरसाइज को इफ़ेक्टिव कराने के लिए पेशेंट का अपने एक्सरसाइज के तरफ कंसंट्रेट होना, अटेंशन और एक्सरसाइज को पूरे एफर्ट के साथ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थेरेपिस्ट को भी अपने पेशेंट को बीच बीच में इनकरेज करना चाहिए कि पेशेंट का एक्सरसाइज इम्प्रूव हो सके, अपने और एफिशिएंसी के साथ कर सके, और ये पेशेंट के अंदर एक कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है जो कि पेशेंट के रिकवर होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। अब हमने देख लिया टेक्निक्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइजेस की। तो असिस्टेड एक्सरसाइजेस के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एक्टिव असिस्टेंस एंड द सेकेंड वन इज पैसिव असिस्टेंस। पैसिव असिस्टेंस को फिर दो सब डिवाइड किया गया है, मैकेनिकल असिस्टेड एक्सरसाइज एंड द सेकेंड वन इज मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइज। इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे एक्टिव असिस्टेंस की। तो आइए देखते हैं एक्टिव असिस्टेंस होता क्या है। इसमें पेशेंट अपने ही बॉडी पार्ट से खुद को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें यानी कि अगर लेफ्ट बॉडी पार्ट में मूवमेंट कराना है तो राइट बॉडी पार्ट से वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा मूवमेंट कराने के लिए। ये एक्सरसाइजेस हमारे होम विजिट प्रोग्राम में बहुत ही यूज़फुल होती हैं। जब पेशेंट को एक्सरसाइज परफॉर्म कराने में ये बहुत आसानी होती है, यानी पेशेंट को ये एक्सरसाइज खुद करनी होती है, खुद से असिस्टेंस देना होता है, तो इसमें पेशेंट बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज कर लेता है। उन्हें अपना खुद का पेन लिमिट पता होता है, अपना रेंज ऑफ मूवमेंट पता होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। उन्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है, उन्हें अपनी पेन लिमिट भी पता होती है, तो वो पेशेंट कन्वीनियंटली एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लेता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैसिव असिस्टेंस की। तो पैसिव असिस्टेंस को टू टाइप में सब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइज एंड द सेकेंड वन इज मैकेनिकल असिस्टेड एक्सरसाइज। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट मैनुअल असिस्टेड एक्सरसाइज की। तो मैनुअल यानी नाम से ही हम देख रहे हैं कि मैन यानी कि ह्यूमन बीइंग, यानी कि हैंड ऑपरेटेड असिस्टेंस है। इसमें यानी कि हम हैंड का यूज़ करके असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन एक्सरसाइजेज में पेशेंट को पैसिवली असिस्टेंस दिया जाता है। तो ये असिस्टेंस थेरेपिस्ट दे सकता है या पेशेंट का कोई रिलेटिव भी दे सकता है और कोई फ्रेंड भी दे सकता है। इन एक्सरसाइजेज में पेशेंट अपना पूरा एफर्ट लगाता है ताकि वो मूवमेंट को अच्छे से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। इन एक्सरसाइज को करते टाइम मसल पूरे मूवमेंट के दौरान अपना काम करती हैं, यानी मसल थ्रू आउट द मूवमेंट वर्क करती हैं। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल असिस्टेड एक्सरसाइज की। तो मैकेनिकल, तो नेम से ही हमें सजेशन मिल रहा है कि इसमें किसी मशीन या फिर टूल्स का यूज हो रहा है असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये एक्सरसाइजेस किसी मैकेनिकल डिवाइस की हेल्प से असिस्टेंस परफॉर्म करती हैं। और ये मैकेनिकल डिवाइसेस हो सकती हैं, पुली हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है। अब हम देखेंगे इफेक्ट एंड यूजेज ऑफ असिस्टेड एक्सरसाइजेस, जिसमें हम ये देखेंगे कि असिस्टेड एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करने से हमारी बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और इसके क्या क्या यूजेज है। तो असिस्टेड एक्सरसाइजेस को हम न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसको करने से हमारी बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी पैटर्न है उनको रीस्टोर करने में बहुत मदद मिलती है। असिस्टेड एक्सरसाइजेस को हम तब करते हैं जब हमारी मसल बहुत वीक हो चुकी होती हैं और वो अपना उतना टेंशन नहीं जनरेट कर पा रही होती हैं जितना किसी मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। तो असिस्टेड एक्सरसाइजेस को हम उनमें सपोर्टिव प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इनका नेचर रिपीटेटिव होता है, यानी इनको बार बार करना पड़ता है। बार बार करने से हमारी मसल में एक मूवमेंट पैटर्न डेवलप हो जाता है और ये मूवमेंट पैटर्न हमारे कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो असिस्टेड एक्सरसाइजेज एज अ रिजल्ट हमारे कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो असिस्टेड एक्सरसाइजेज हमारी रेंज ऑफ मोशन को भी इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। थेरेपिस्ट को पेशेंट को बीच बीच में इंकरेज करते रहना चाहिए ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस बना रहे और वो अपने एक्सरसाइजेज को एफिशिएंटली करता रहे। तो अब हमने देख लिया असिस्टेड एक्सरसाइजेज के बारे में। अब हम बात करेंगे असिस्टेड रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेज के बारे में। तो नेम से डिफाइन हो रहा है कि इनमें असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जा रही है और रेजिस्टेंस भी लगाया जा रहा है। तो इन एक्सरसाइजेज में हम एक ही मूवमेंट में
असिस्टेंस भी लगाएंगे और रेजिस्टेंस भी देंगे ताकि मसल पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क करती रहे। हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम रेजिस्टेंस उतना ही लगाएं जितना कि वो मसल बियर कर सके, यानी कि अगर वो मसल वीक है तो हम उस पर कम रेजिस्टेंस लगाएंगे। और मूवमेंट कराते समय हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पूरी रेंज ऑफ मूवमेंट में बराबर ही लगे। ऐसा हम नहीं करेंगे कि कभी ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं कभी कम फोर्स लगा रहे हैं। हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उसका नेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए ताकि मसल पे बराबर दबाव पड़े। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe my video. And if you have any query, you can ask me in the comment section.